हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन एंड एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे अपने जो भी एनिमल्स, लोअर एनिमल्स में भी जितना हमारे कोर्स में है वो सारी चीजें हम देखेंगे, ताकि हमको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जब जाएंगे तो हमको समझ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस मेथड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। गेमेटोजेनेसिस, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन, अर्ली एम्ब्रियोलॉजी, पार्चुरेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट जो है अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस ऑफस्प्रिंग को हम प्रोजेनी भी बोल सकते हैं, तो अगर कहीं कहीं पे प्रोजेनी टर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोडक्शन अगर मतलब जो पेरेंट्स हैं वो जो भी ऑफस्प्रिंग डेवलप कर रहे हैं उनके लिए एक टर्म और आ सकती है यंग वंस। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, अपने ही जैसा एक यंग वन प्रोड्यूस करना, ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? ताकि लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर किया जा सके। यानी पेरेंट जो है एक टाइम के बाद अगर वो नहीं रहते तो लाइफ की कंटिन्यूटी कौन कैरी ऑन करेगा? वो है उसका ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन की यूटिलिटी बताई गई है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वी कैन सी इट हियर। एंड दैट इज अवर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो तरह के रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट होते हैं। एसेक्सुअल में कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा एंड सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो है जेनेटिकली एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी होती है, जीरोक्स होती है मान सकते हैं हम पेरेंट्स की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है और वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि उसमें दो पेरेंट्स के जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी सभी ऑर्गेनिज्म में टोटल हम लोग बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि सेल और ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वन बनाते हैं, अपने ही जैसे यंग वन बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। दो तरह हमने पढ़ ली है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। लेकिन इसमें एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं देखा जाता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम बात करेंगे। फिजन, बाइनरी फिजन के नाम से भी जाना जाता है। बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिजन करता है यानी बाइनरी फिजन बैक्टीरिया करता है। बर्डिंग जो है वो यीस्ट करता है। स्पोर फॉर्मेशन फंगाई करते हैं। फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया या स्पाइरोगायरा करते हैं। रीजनरेशन प्लेनेरिया करता है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा होता है। यानी एक कोई भी स्टेम वगैरह हमने कट कर दी, रूट कट कर दी, उससे पूरा पूरा प्लांट मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि दो कंपेटिबल गैमेट्स या सेक्स सेल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, होते सॉरी उसमें नहीं होंगे, क्योंकि उसमें पेरेंट जो है वो क्या होगा, एक ही होगा। नेक्स्ट जो है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एग्जैक्ट टू कॉपी जीरोक्स होगा। ऑफस्प्रिंग जो है अपने पेरेंट के एकदम टू कॉपी होगा। इस ऑफस्प्रिंग को मैंने नाम दे दिया क्लोन्स और पेरेंट्स को मैंने नाम दे दिया रेमिट्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अपना रिप्रोडक्शन का पाथवे जो है वो खुद चूज करते हैं। एनिमल्स में जो है कॉमन मेथड देखा जाता है लोअर एनिमल्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन मेथड है। और कभी कभी वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन बेसिकली वो लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यूज करते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन की बात करेंगे तो आप लोगों के सामने मैं एक डायग्राम रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ जो कि है फ्रेगमेंटेशन का। यानी कि फ्रेगमेंट म्हणजे व्हाट, फ्रेगमेंट का मतलब है कि हम कट कर दिया, हमने उसके टुकड़ों में पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो फ्रेगमेंट्स बन गए। यानी कि जैसे ये प्लेन एरिया है, फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया को मैंने बीच बीच में से ऐसे कट कर दिया, वन टू एंड थ्री पार्ट्स में। तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा तीनों पार्ट जो है वो कंप्लीट ऑफस्प्रिंग बना लेंगे।
ठीक है, ये केस में देखा जाता है प्लेनेरिया में और स्पाइरोगायरा में भी देखा जाता है, जो कि एल्गी है, जो कि हमने 11th में पढ़ा था। सीईटी में तो नहीं है, लेकिन नीट में है ये, और आपके 11th स्टैंडर्ड में भी ये है, तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बडिंग। तो बडिंग का जो मेथड होता है उसमें बर्ड फॉर्मेशन रहती है। जैसे फ्लावर की बर्ड कैसी होती है, ऐसी गोल सी एकदम, है ना, छोटी सी। तो वैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन होता है, और वो बर्ड जो है, जैसे आप ईस्ट में देखिए, ये बर्ड ओरिजिनेट हुई, इस तरह से बहुत सारी बर्ड्स ओरिजिनेट हो गई। थोड़े टाइम बाद ये रिलीज हो जाएंगी, इस तरह से अलग हो जाएंगी पेरेंट्स से, और अपना अपना इंडिविजुअल यीस्ट जो है वो फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बर्डिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, हाइड्रा में भी देख सकते हो आप बर्डिंग। बर्डिंग मतलब एक पिंच ऑफ बर्ड जो है वो यहाँ से क्रिएट होगी, होना शुरू करेगी, देखो छोटा सा हाइड्रा, और फिर वो अलग हो जाएगी और अपना पूरा हाइड्रा बना लेगी। कोरल में भी देखने को मिलता है, तो देखो सब में अलग अलग तरीके से बर्डिंग देख रहे हैं हम। हाइड्रा में अलग है, कोरल में देखो कैसे होती है। कोरल में बर्डिंग होगी तो वो ऐसे छोटा सा जो कोरल है वो यहाँ से रीजनरेट शुरू होना शुरू हो जाएगा, एंड देन वो सेपरेट आउट हो जाएगा पेरेंट से, दो कोरल बन जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन भी हमारा कोरल रीफ करता है, तो उसमें क्या है, जैसे ये प्लांट पार्ट इसका, इसमें जैसे एक फ्रेगमेंट टूट गया, छोटा सा ये टुकड़ा टूट गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बना लेगा, कोरल रीफ में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने ए सेक्शन मोड ऑफ पढ़ लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखो इस तरह से होता है, इसमें कितना ब्यूटीफुल है। तो ये कोरल रीफ में इस तरह से ये बडिंग होगी, दो बर्ड्स बनेंगी, और ये दोनों अलग हो जाएंगी, जैसे ये इसमें अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन में। तो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर्स बनेंगे, यानी कि कौन से स्पोर्स बनेंगे, क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस है, राइजोपस भी फंगस है। तो फंगस में जैसे ये एक पूरा का पूरा क्या है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम मतलब इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका हाइफा है, इसकी जो रूट होती है उसको हम हाइफा बोलते हैं, जिससे वो अटैचमेंट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़े टाइम बाद पकने के बाद बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होने की वजह से बर्स्ट हो गया, ये स्पोर्स सब तरफ फैल जाते हैं। तो इस तरह से जब स्पोर्स फैल जाएंगे तो अलग अलग स्पोर अलग अलग फंगाई का डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। इस तरह से हमारे ब्रेड में देख सकते हैं, ब्रेड में से फंगस थोड़ी सी लगती है, फिर थोड़े टाइम बाद वो ब्रेड पूरी काली हो जाती है, जैसे ये है। ठीक है, वैसे ही क्लेमाइडोमोनाज में भी मिलता है। क्लेमाइडोमोनाज में भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें जूस्पोर्स बनते रहते हैं। ठीक है, और एक टाइम के बाद जो है वो बर्स्ट हो जाता है और सारे जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। तो ये हो गया ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ये क्लेमाइडोमोनाज जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर में ये बर्स्ट हो जाता है, जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। जो मदर होता है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम जूस्पोरेंजियम बोलेंगे, और फंगस में बोलेंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, उसको जूस्पोरेंजियम इसलिए बोला है क्योंकि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि मूवेबल है। तो मूवमेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, एनिमल का, इसलिए जू मीन्स एनिमल। तो इसलिए हमने उसको जू स्पोर नाम दिया क्योंकि वो स्पोर्स जो है मूवेबल है। बाइनरी फिजन की बात करेंगे, बाइनरी फिजन क्लोरेला में और डायटम क्लेमाइडोमोनाज में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसे छोटे छोटे कोनिडिया बीज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मोतियों की माला हो जैसे, ये मोती बिखर जाते हैं और उसके बाद जर्मिनेशन होता है, एंड देन अगेन ये इस पूरे के पूरे, पेनिसिलियम का है ये एग्जाम्पल, उसमें कॉनिडिया जो है वो देखने को मिलते हैं। गेमा फॉर्मेशन मार्केंशिया में होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नाम आप लोगों को याद रखना है। जैसे ये है गेमा फॉर्मेशन, कोरल, कोरल क्या है, मार्केंशिया। तो ठीक है, इसमें देखो ये तो कोरल में बताया गया है, कोरल में हमने देखा रिक्शिया मार्केंशिया ब्रायोफाइट में आते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात चीज अलग है, अपन ने कोरल में पढ़ा है, तो कोरल में देखो कैसे होता है, क्योंकि हम एनिमल पढ़ रहे हैं ना। तो कोरल में कैसे देखो, इस तरह से ये थैलस यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको गैमा कप बोलते हैं। इस पूरे ये जो छोटे छोटे ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनको बोलेंगे गैमा। एयर चैम्बर भी होते हैं इसमें, ये छोटे छोटे से, जहाँ पे ये फिर बाद में ओपन अप होके इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये गेमा फॉर्मेशन होगा, ये बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद वो जनरेशन यानी कि ग्रोथ वगैरह डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। बाइनरी फिजन की बात हमने की थी, किसमें, बाइनरी फिजन
अमीबा में और क्लेमाइडोमोनाज में और बैक्टीरिया में भी हमने बात की थी। तो देखो इसमें क्या होता है, इस तरह से ये आउटग्रोथ करना शुरू कर देता है और आउटग्रोथ होते हुए धीरे धीरे पिंच आउट हो जाएगा और ये दो बन जाएंगे अमीबा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन क्लेमाइडोमोनाज में। तो ये मदर सेल है, इसमें धीरे धीरे ये इधर से निकलना शुरू होगा और उसके बाद ये दोनों अलग हो गए डॉटर सेल में। 5 पार्टीशन मेथड होता है किसमें, क्लेमाइडोमोनाज में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होता है, वो एलोंगेट होना आउटग्रोथ शुरू कर देता है और फिर वो अलग हो जाता है। डाई एटम्स में देखेंगे, डाई एटम्स में देखो बॉक्स लाइक सॉप के बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, इसके नीचे वाला पार्ट ग्रो कर जाएगा, नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाला ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चार, फिर ये भी अलग अलग तरह से अलग होंगे और एक से दो, दो से चार हो जाएंगे। क्लोरेला जो है वो क्लोरेला यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, हमको पता है, जो कि स्टेगनेंट यानी कि रुके हुए पानी में ग्रो करता है। ठीक है, इसमें तो ये चीज भी हम याद करेंगे, याद रखेंगे कि क्लोरेला जो है वो कहाँ ग्रो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो देखो रीजनरेशन का मतलब क्या है, फिर से जनरेट करना यानी फिर से प्रोड्यूस करना। ठीक है, किसमें देखने को मिल रहा है, प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, स्टारफिश में। यानी कि कोई भी मिसिंग या डैमेज पार्ट है वो पूरा का पूरा एनिमल फुल फंक्शन में पूरा एंटायर बॉडी क्रिएट करेगा। देखो यहाँ से मैंने कट कर दिया, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसको, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ग्रो कर गया। हाइड्रा भी सेम, एंड देन स्टारफिश में भी रीजनरेशन, इनमें 100% रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। यानी कि कोई भी छोटा सा टुकड़ा हम कहीं से भी डाल दें वो पूरा कंप्लीट बन जाएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, तो देखो इसमें क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक ऐसा मोड है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट को हम लेते हैं। यानी कि मान लो जिंजर जो है वो जाइजोम की तरह से यानी इस तरह से ग्रो करती है धरती पे, जमीन पे। क्राइसेंथेमम जो स्टेम कटिंग के थ्रू हम लोग ग्रो कर सकते हैं, उसका स्टेम ले आएंगे। एंड स्वीट पटेटो की हम रूट ले आएंगे। तो अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट जो हम यूज करते हैं, जैसे कि रोज की हम लोग स्टेम लेकर आते हैं, है ना, रोज ग्रो करने के लिए। ये देखो ये राइजोम हम लेकर आए इसका। जिंजर का ब्रायोफिलम की लीफ लाएंगे और क्राइसैंथेमम की ये हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें रूट की ग्रोथ हो गई, ये देखो यहाँ पर ये रूट्स निकलने लग गए स्टेम्स। ठीक है, तो फिर ये चीजें हो गई हमारी क्राइसैंथेमम में ये। अब देखेंगे एडवांटेज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज ज्यादा माना जाता है ए सेक्सुअल की कंपेरिजन, क्योंकि वेराइटीज मिलती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, डाइवर्सिटी मिलती है, स्पीशीज की जो सर्वाइवल है वो पॉपुलेशन में इजी हो जाता है। ऑफस्प्रिंग जो है उनमें दोनों के कैरेक्टर्स आते हैं, तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ऑफस्प्रिंग हमें मिल सकता है और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। इवोल्यूशन इंक्रीज के चांसेस इंक्रीज होते हैं और स्पीशीज को मेंटेन रखने की कंटिन्यूटी जो है वो उसमें मदद मिलती है। और ये एक न्यू लाइफ को प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ को जनरेट कर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है। गैमेट फॉर्मेशन जो है वो इंटरनल बर्ड होता है स्पॉन्जेस में, ये देखो। ठीक है, स्पॉन्जेस में एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आएगा और वो इस ए सेक्सुअली एग्रीगेट करेगा। यानी वो होता क्या है कि डोर्मेंट सेल का ही एक गुच्छा होता है, ठीक है, जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। अभी देखेंगे कैसे। इनमें अमीबोसाइट्स जो है उसका सिक्रेशन होता है। आर्क्योसाइट्स जो है वो एक आर्क्योसाइट जो सेल्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे अमीबोसाइट सेल से। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। और गैम्यूल जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में आ जाए, मतलब वो रह पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं फेवरेबल में तो उन्हें वाटर टेम्परेचर सब मिल सकता है। ठीक है, तो जब मिल जाएगा तो वो गैम्यूल कन्वर्ट हो जाएगा हैच होके एक अच्छे खासे स्पॉन्जिला में। लेकिन अगर मान लो अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में वो कहाँ रहेगा, गैम्यूल में ही रहेगा, जो कि कवरिंग रखेगा। आर्की आर्कियोसाइट जो है वो कवरिंग बना के रखेंगे इस सॉरी आर्कियोसाइट के अराउंड। अमीबोसाइट जो है वो सिक्रेट होता रहेगा और वो एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग बना लेगी, जो कि ड्रॉट कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में उनको सरवाइव करने के काम में। ये देखो इस तरह से होता है।
ठीक है, स्पॉन्जेस में दोनों होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो देखो डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, ये वाला मेथड जो है वो एसेक्सुअल मेथड है, जिसमें कि ये इस तरह से बर्ड निकल के आ गई और ग्रो हो गया। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से ये स्पर्म्स जो है ये रिलीज होंगे, एंड देन वो इस तरह से सेक्सुअली भी रीजनरेट होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो हमको पता है कि गैमेट्स का फ्यूजन होगा, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे एंड प्रोजेनी मिल जाएगी। इसका नाम एम्फीमिक्सिस भी, एम्फी मतलब बोथ, तो दोनों को मिक्स कर रहे हैं इसलिए एम्फीमिक्सिस। और ये मियोसिस भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो गैमेट बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। तो जो हमारे डिप्लॉइड सेल हैं वो डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं 46 से 23। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन का बताया है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है उनके लाइफ साइकिल में दो फेजेस आती हैं। पहली तो अर्ली फेज और दूसरी लेट फेज। अर्ली फेज जुवेनाइल फेज के नाम से जानी जाती है, लेट फेज रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी फेज के नाम से जानी जाती है। जुवेनाइल फेज जो होती है उसमें जो सेक्सुअली जो पर्सन होता है या वो कोई भी एनिमल होता है वो इमेच्योर होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और बाद में जो लेटर फेज, जिसका नाम हमने रिप्रोडक्टिव फेज या मेच्योर फेज भी बोला है, उसमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है और वो दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों फेजेस जो हैं दोनों का ही ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स प्लेस करते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है गेमेटोजेनेसिस, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन हो गया, यहाँ तक प्री फर्टिलाइजेशन। अब फ्यूजन हो चुका है, इस फ्यूजन को ही हमने नाम दिया है फर्टिलाइजेशन। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है, अब इसके बाद का स्टेप देखेंगे, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसमें जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, और जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सामने क्रिएट हो जाएगा। पैटर्न्स के कुछ टाइप्स होते हैं पैटर्न के, जैसे सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर में आते हैं गोट, शिप, डॉगी, जो कि पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करेंगे, मेटिंग करेंगे। लेकिन कंटिन्यूस ब्रीडर जैसे कि ह्यूमन ऐप, ये पूरे थ्रू आउट ईयर कभी भी ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, एसेक्सुअली ह्यूमन में नहीं होता है। स्टेप्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन के वो देख लेते हैं। गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन। गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, गॅमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गॅमेट का फॉर्मेशन। गॅमेटोजेनेसिस, जेनेसिस म्हणजे फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब है कि गैमेट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वेजाइना। ठीक है, क्योंकि हम बात करें ह्यूमन की। नेक्स्ट जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो स्पर्म है वो इंटरनली उसकी बॉडी में जा चुका है, अब बॉडी में एग के साथ वो फ्यूज करेगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आउट ऑफ द बॉडी फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का, तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो जैसे ये जाइगोट बना, तो ये फिर इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी और एम्ब्रियो बन जाएगा, बहुत सारे इसमें डिविजन्स होंगे। एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेस्टेशन की जो स्टेप होती है, उसमें पीरियड ऑफ दैट पार्ट ऑफ लाइफ टाइम जो कि जाइगोट से लेकर पूरा मेच्योर फिटस जो है, फिटस मतलब पूरा का पूरा बेबी, पूरा डेवलप्ड एक मिनिएचर ह्यूमन का वो बन जाता है। तो वो पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का जो पीरियड है, जो मदर की वॉम्ब में जो जर्नी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन मतलब प्रोसेस, पार्चुरेशन मतलब बर्थ, बर्थ होने का प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। गैमेट्स की बात करेंगे, दो तरह के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड एग। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनके द्वारा ही गैमेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में होते हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल, एपिडिडाइमस, स्पर्म डक्ट, स्पर्म वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कार्पस ग्लैंड एंड पेनिस। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनके जो एक्सटर्नल डिफरेंशिएटेड, जो कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई हम देखकर पहचान सकते हैं कि ये मेल है एंड ये फीमेल है। ठीक है, तो इस तरह से
जो कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं जैसे कि माउस्टेजेस, ठीक है, एंड बियर्ड जो है वो मेल्स में आएंगी, फीमेल में नहीं आएंगी। सॉफ्ट स्किन फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होती है। तो जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस हम लोग देख सकते हैं इन दोनों को पहचानने के लिए कि ये मेल है ये फीमेल है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, या फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स। नेक्स्ट बात करेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में क्या क्या होते हैं। प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, माउस्टेजेस, हेयर ऑन चेस्ट, मस्कुलर बॉडी एंड लार्ज लैरिंग्स। जो एडम एप्पल जो यहाँ पर आपने देखा होगा, मेल्स के गले में यानी कि थ्रोट में जो है वो ऐसे ऐसे एक हड्डी सी निकली हुई रहती है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एडम्स एप्पल। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी कि वो जो पर्सन है वो मेल है, वो क्या हो गया है, अब सेक्सुअली मेच्योर होने की तरफ वो बढ़ रहा है जब अपियर होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये एडल्ट मेल में देखने को मिलता है एडम्स एप्पल, छोटे बच्चों में नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन फीमेल्स, फीमेल्स में डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का। और ब्रॉड पेल्विस, पेल्विस जो है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेग्स, लेग्स में जो हम बोलेंगे पेल्विस जो है वो क्या होगा, ब्रॉड होना शुरू हो जाएगा। एंड हाई पिच वॉइस, लड़कियों की जो आवाज होती है वो बहुत तीखी होती है, ठीक है, और लड़कों की लो पिच वॉइस होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि देखो भारी, लड़कों की आवाज भारी है मतलब वो लो पिच है, और लड़कियों की आवाज तीखी होती है दैट मीन्स वो हाई पिच है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल ऑर्गन्स जिनको हम बोलते हैं गोनेट्स, ठीक है, वो क्या है, मेल्स में टेस्टिस है, उसमें एक्सेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स आती है जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया का फॉर्मेशन करती हैं। तो कैसे होता है एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए डायग्राम में अपने को नजर आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिया सिस्टम। इसमें देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेटर है जो कि किडनी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पर टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। ये टेस्टिकल्स होते हैं जो कि स्क्रोटम में होते हैं, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें रिजाइड करते हैं टेस्टिकल्स। अब ये टेस्टिकल्स जो है ये इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टस डिफरेंस। एपिडिडाइमिस इसको ऐसे कवर अप करके रखता है, होल्ड करके रखता है, ये वाला जो पार्ट है एपिडिडाइमिस। एंड देन फिर उसके बाद जो पार्ट आएगा वो आता है सेमिनल वेसिकल, ये वाला जो है स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, ये सेमिनल वेसिकल होता है, ठीक है। उसके बाद ये पी के जैसे मटर के जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। देन आता है यूरेथ्रा एंड पेनिस, और यूरेथ्रल ओपनिंग जो लास्ट पार्ट जो होता है फाइनली जहां से यूरिन एंड स्पर्म का पास आउट बॉडी के आउट ऑफ द बॉडी रिलीज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेस्टिस की। तो टेस्टिस क्या है, टेस्टिस पेयर में मिलता है, पेयर मतलब वन पेयर मतलब दो, टू इन नंबर। तो इसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, मैंने आप लोगों को लेयर्स बताई थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मीजोडर्म जो ये लेयर्स किसकी है, ये लेयर्स हैं एम्ब्रियो की, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है, गेस्टुलम वो वाली जो स्टेजेस होती हैं, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला, मोरुला एंड गेस्टुला। तो गेस्टुलेशन में जब ऑर्गेनोजेनेसिस होना स्टार्ट होता है तो उसके टाइम पे क्या होता है वो भी पढ़ेंगे अपन इस वाले चैप्टर में। तो ये जो मीजोडर्म है ये बीच वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म आउटर होती है, एंडो मतलब अंदर वाली। तो यहीं से ओरिजिन हुआ है टेस्टिस का। ये एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर अप होता है, दैट इज थ्रोट। पूरे अर्ली फीटल लाइफ के दौरान जो भी टेस्टिस है वो, यानी कि फीटल लाइफ में पहले ही, जैसे फीटस कब होता है, फीटस मतलब मदर के वॉम्ब में, ठीक है। तो वहीं पे ही क्या हो जाता है कि मदर के वॉम्ब में ही टेस्टिस को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो उससे फिर क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रिप्रोडक्शन वो पर्सन स्टेराइल भी हो सकते हैं। तो जितनी भी टेस्टिस है उसका शेप ओवल होता है, और वो लॉन्ग कितना लंबा होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर, वाइड होगा 2 to 3 सेंटीमीटर, थिक होगा 3 सेंटीमीटर। इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की स्टडी, जिसमें कैसे टिश्यूज मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो टेस्टिस का जो एक्सटर्नल आउटर वाला जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, TA। नेक्स्ट जो आता है अंदर वाली जो कवरिंग है वो होता है ट्यूनिका वेजिनेलिस। पेन के भी चलो। हाँ, ये अंदर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, और सबसे ही वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, वेस्क्यूलोसा। ठीक है, ये सबसे थिन मेम्ब्रेन होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इसलिए बोला इसको क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह रिजाइड करते हैं। तो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो होता है, उसके थ्रू ही पूरा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद होता है कि एक नोट आपके सामने आ रहा है टिश्यू की, जो कि एब्डोमिनल वॉल को पूरा कवर अप करके रखता है। ठीक है, यही वो टिश्यू है जो हम लोगों ने तीनों टिश्यूज को हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो डिवाइड हो जाता है 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल्स तो मतलब होता है छोटे छोटे चैम्बर्स, छोटे छोटे चैम्बर्स में वो डिवाइड हो जाएगा। ये देखो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये लोब दिख रहे हैं आपको। यानी इसने किसको कवर करके रखा है, इन चैम्बर्स को, इन लोब्यूल्स को। अभी ये हमने ऐसे कट किया, ट्रांसफर कट किया है, तो हम इसको सेंटर में से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक से लेके 4 हाईली कॉइल्ड सेमिनल वेसिक ट्यूबुल्स होती हैं इसमें। और उन ट्यूबुल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं और सर्टोली सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये डायग्राम अब देख लेते हैं। तो देखो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया में आपको दिख रहा है क्या क्या। सेंटर में ये इंटरस्टिशियल सेल्स नजर आ रहे हैं, ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। ठीक है, ये लॉब्यूल्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। फिर इनके आउटर कवरिंग को बोलते हैं जेमिनल एपिथेलियम। इनके बीच में ऐसे थोड़े से एलोंगेटेड सेल होते हैं, उनको सर्टोरी सेल बोलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन वो है ये इन दोनों की जेमिनल लेयर, और इसके बीच में जो मेम्ब्रेन है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो उसको फिक्स करके रखेगी लोब्यूल्स। अब इसमें अपन अलग अलग स्टेजेस देख सकते हैं यहाँ पर बीच में। स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल स्पर्म्स को नॉरिश करता है, यानी कि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। स्पर्म के बंडल देखो इसमें ऐसे मेच्योर होने के बाद, यहाँ पे मेच्योर होने के बाद ये ऐसे अपना हेड घुसा के रखते हैं ताकि इनको एनर्जी मिलती रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यूज में पूरा अटैच होते हैं, फिक्स रहते हैं ये लोबल्स। तो ये का पूरा हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू का स्ट्रक्चर हमने देखा है टेस्टिस। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनमें गमेटोजेनेसिस जब होता है तो हम इसका फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ जो है जब वो डेवलप हो जाते हैं तो उनको हम नाम दे देते हैं स्पर्म्स। सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस है जो कि स्पर्म फॉर्मेशन को शो अप करती है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हम स्पर्मेटोजेनेसिस देख सकते हैं, उसमें देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल यानी कि 2N जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, यानी कि उस वो भी डिप्लॉइड सेल ही होती है। नेक्स्ट इसमें मियोसिस हो जाएगा, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इससे बाद स्पर्मेटिक बनेंगे, देन बन जाएंगे स्पर्म्स। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में हमने देखा था, बीच बीच में यहाँ पे गुच्छा बना हुआ था। ठीक है, वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं, जो कि मेल हार्मोन होता है, मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक शो अप करने के, जैसे माउस्टेजेस हैं, ब्रियर्स हैं, जो भी चेस्ट में जो हेयर्स हैं, उस तरह से जो भी ईयर, तो वो सारी चीजें, स्किन का रफनेस और लो पिच वॉइस, वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद मेल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, मेल्स में है। उसके बाद बात करेंगे एसेसरी एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं रेटे टेस्टिस, वैसे एपिडिडाइमस वैसे डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो ये वो डक्ट्स हैं जो कि हमको देखने को मिलती है एसेसरी, मतलब असिस्टेंट की तरह, यानी कि मेन काम तो जो मेन डक्ट्स हैं वो करेंगे, लेकिन ये क्या करती है, सपोर्टिव एक्टर की तरह काम करती है, और जो कि स्पर्म को एक पाथवे प्रोवाइड करती है। और उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ जो हार्मोन वगैरह है, फ्लूइड ऐड करना है, उसको विस्कोसिटी प्रोवाइड करनी है, वो सारा काम ये करती है। म्यूकस भी बनाती हैं उसको ताकि वो इजीली फ्लो अप कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिस में, वो सारी की सारी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। तो टेस्टिस इज डिफरेंट थिंग एंड रेटेड टेस्टिस इज द डिफरेंट थिंग।
ये रेटिटेस्टिस का एग्जाम्पल है, ये देख लो। हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जो लोब्यूल्स है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स एक जगह जाकर कंबाइन हो रही है, इसको हमने नाम दे दिया है रेटिटेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस ही पूरा का पूरा गोल जो स्ट्रक्चर है ओवल शेप, वो है टेस्टिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, रेटाटेस्टिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेल्प करता है वो स्पर्म सेल्स को एपिडिडाइमिस में जाने के लिए मदद करेगा, और एपिडिडाइमिस वो जगह है जहां पर स्पर्म जो है वो स्टोर होके रह जाएंगे, जब जरूरत होगी तभी वो बाहर जो है रिलीज आउट होंगे। वैसा एफरेंशिया जो है वो 12 to 20 नंबर में होती है, और फाइन ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी स्पर्म को लेके जाती है। ठीक है, और ये हो जाएंगी, देखो जो रेटिटेस्टिस होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वो पहले किसमें ओपन अप होगा, वैसा एफरेंशिया में। ये वैसा एफरेंशिया किसमें ओपन अप होगा, इस एपिडिडाइमिस। ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस जो है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, कैपिट, कार्पस, काउडा। यानी कि अपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हम कैपिट, बीच वाले को हम बोलते हैं कॉर्पस, एंड जो लोअर वाला ये वाला है उसको बोलते हैं काउडा। ठीक है, स्पर्म जो मैचुरेशन के बाद कहाँ पे जाएंगे, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस किसमें ओपन अप हो जाएगा, वैसे डिफरेंस में। वैसे डिफरेंस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में, और यूरेटर के थ्रू फिर वो कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा। देखो क्या होता है, वैसा डिफरेंस और यूरेटर दोनों ही किसमें जाते हैं, दोनों ही यूरेटर। ये तो यूरेटर था, और यहाँ पर ही सेमिन, ये हमने देखा था सेमनीफेरस ट्यूबुल से वैसा डिफरेंस जो है वो कनेक्टेड था। तो ये से दोनों ही कहाँ पर ओपन अप हो रही है, पेनिस में। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रा का लास्ट जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम पेनिस। उसके बाद वैसे डिफरेंस जो है वो अ, एक ज्वाइन जब होती है तो उसको हम लोग इजेकुलेटरी डक्ट में वो बना लेती है, यानी कि ये देखो, हम डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में ये देखो इस तरह की एफरेंशिया एफरेंट डक्ट्स होती है, ये रेटिटेस्टिस है जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये ओपन अप हो गया इसमें वैसे एफरेंशिया में, वैसा एफरेंशिया ओपन हो गया किसमें, एपिडिडाइमिस में। ये पूरा एपिडिडाइमिस है, ये कैप्यूट है, कॉर्पस है, एंड काउडा उसके पार्ट्स है। ठीक है, इसके बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ये लोब लाइक, ये लोब्यूल ऐसे जब हम ऐसे कट करेंगे इसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, पहले तो हमने ऐसे सेंटर में कट किया था, तो सेंटर में ऐसे कट किया था, ऐसे कट करने पर हमको ऐसे सर्कल में नजर आए थे। लेकिन अभी हमने उसको ऐसे कट किया है लॉन्गिट्यूडिनल, तो लॉन्गिट्यूडिनल में जब हम देखेंगे तो उसको ऐसा नजर आएगा। क्लियर है। अब इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो कहाँ पर होगी, देखते हैं अभी अपन। इजैकुलेटरी डक्ट बात कर रहे थे इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये स्क्रीन में अगेन शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है और वो कहाँ से पास आउट। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को इसमें व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा साइड में दिखा देते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि पेनिस में ओपन अप होगा। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यही से कौन सी डक्ट हमारी गुजरती है, इजैकुलेट। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से ओपन अप होकर और इधर की तरफ ओपन अप होगी, पेनिस। क्लियर है। तो इजैकुलेटरी डक्ट पेनिस उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से इसलिए मूव ऑन हो रही है, वहां से निकल रही है क्योंकि पास ऑन हो रही है, क्योंकि वहां पर उसको कुछ जो सिक्रेशन है वो ऐड करना है। ठीक है, तो वो जो भी सिक्रेशन लेके आता है प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें जो ऐड करता है, इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो फर्दर उसको यूरेथ्रा तक पहुंचाने का एक पैसेज है। यूरेथ्रा जो है वो एक पैसेज या रास्ता प्रोवाइड करता है जहां से यूरिन और सेमेन दोनों का रिलीज होता है। इसीलिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिन और जेनिटल डक्ट टर्म यूज की है, क्योंकि यूरिन और सेमेन दोनों ही सेम पैसेज से फ्लो होते हैं। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सेमेन और स्पर्म क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सेमेन जो है जब स्पर्म में हम फ्लूइड ऐड कर देते हैं, अलग अलग ग्लैंड जो है 3 तरह के अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, तो स्पर्म में और फ्लूइड उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो उसमें फ्लोट करता हुआ मूव कर सके।
तो जब हम फ्लूइड ऐड कर देंगे तो वो बन गया सीमेन। फ्लूइड हटा दिया तो जो ओनली जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। मेल में जो यूरेथ्रा है वो लॉन्ग होता है और पेनिस तक वो एक्सटेंड रहता है। और उसके बाद वो आउटसाइड ऑफ जो उसकी ओपनिंग होती है पेनिस की उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीएटस। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या यूरेथ्रल ओरिफिस, दोनों में से कोई भी नाम दिया हो सकता है। या फिर थर्ड ऑप्शन होगा बोथ, तो बोथ को टिक करना। नेम नेक्स्ट जो है वो एसेसरी डक्ट्स, जिसमें कि यूरेथ्रा को छोड़कर जितनी भी एसेसरी जो डक्ट्स होती हैं वो सभी पेयर्स में होती है। यानी सिर्फ यूरेथ्रा ही एक ऐसा है जो कि सिंगल रहेगा, बाकी सब पेयर में रहेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में रहेगी, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में रहेगी। सेमिनल वेसिकल जो है, सेमिनिफेरस सॉरी सेमिनल वेसिकल पेयर में रहेगी। तो इस तरह से सभी डक्ट्स जो होती है वो पेयर में रहती है, यानी कि नंबर में टू रहती है। ठीक है, अब ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए। तो डायग्राम में पहले वाला भी वैसे ही डायग्राम है ये भी, बस इसमें डक्टस डिफरेंस यानी कि वासे डिफरेंस दिया है। वासे डिफरेंस जो है वो जब स्पर्म की जरूरत होती है तब, जरूरत नहीं है तब तक एपिडिडाइमिस में वो स्टोर रहेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो यहाँ से आउट ऑफ द टेस्टिस वो चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स की। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? पहली है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जैसा कि हमने देखा कि वो पेयर में ही होती है, ठीक है, यानी कि टू इन नंबर। पोस्टीरियर साइड में रहेगी, यूरिनरी ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड में रहेगी, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ रहेगी। नेक्स्ट वो एल्कलाइन और सेमिनल फ्लूइड जो है उसको हम कह सकते हैं उसका सिक्रेशन करती है। इसमें क्या क्या रहेगा? फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन, प्रोस्टाग्लैंडिन। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट जो सिक्रेशन है वो सीमेन का टोटल, जो ये सीमेन हमने कलेक्ट किया टेस्ट ट्यूब में, इसमें टोटल 60% कौन बनाता है वॉल्यूम में? सेमिनल वेसिकल जो एल्कलाइन फ्लूइड उसमें ऐड करती है। फ्रुक्टोज जो है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फाइब्रिनोजन जो है सीमेन को वो कोगुलेट यानी कि इकट्ठा करके वो वेजाइना में प्रोपेल करने की हेल्प करते हैं। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिवर्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, किसमें? स्पर्म में। क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट तो क्या होता है, जब हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था तो मूवमेंट जो है खुद का ऊपर से नीचे की तरफ होता है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस, जो कि वोमिटिंग में होता है। और कहाँ पर होगा? जब स्पर्म मूव करेंगे इनटू फीमेल बॉडी, ठीक है, तो ऊपर की तरफ यानी आउट अपर साइड ऑफ द बॉडी मूव करेंगे, इसलिए हमने बोला है रिवर्स पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? वो लार्ज होता है और टाइप 20 to 30 नंबर उसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आजू बाजू रहता है वो। ये यूरिनरी ब्लैडर के, यूरिनरी जो ब्लैडर था हम लोगों ने देखा था उसके नीचे की तरफ रहता है। यूरेथ्रा को सराउंड करके रखता है, ये जो यूरेथ्रा इसके आसपास रहेगा। ये एक मिल्की व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है वो सिक्रेट करता है, और थोड़ा सा एसिडिक होता है। ऊपर वाला जो था वो कैसा था? बेसिक यानी अल्कलाइन। ये एसिडिक होता है और ये 30% वॉल्यूम बनाता है सीमेंट। इसमें साइट्रिक एसिड है, एसिड फॉस्फेटेज है, और भी दूसरे एंजाइम्स होते हैं। एसिड फॉस्फेटेज जो है उसको हमको बचाते हैं जो वेजाइना के एसिडिक एनवायरमेंट से उसे प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं तो वो अदरवाइज वो मर जाए। फिर नेक्स्ट आता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का एक और नाम है बल्बोयूरेथर ग्लैंड, जो कि छोटी सी होती है, स्मॉल होती है। और वो कैसी होती है? पी के दाने की जैसी, ठीक है। जो पी है मटर, उसके दाने जैसी होती है, पेयर्ड होती है, यानी टू इन नंबर एंड आइदर साइड ऑफ यूरेट्रा के इधर उधर होती है प्रेजेंट। ये भी अल्कलाइन ही सिक्रेशन होता है इनका, विस्कस होता है, म्यूकस जैसा होता है। और ये कॉपुलेशन के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि उसको स्मूथ या फिर चिकना बना देती है। नेक्स्ट आता है सीमेन। सीमेन क्या होता है? सीमेन एक विस्कस एल्कलाइन और मिल्की फ्लूइड कहलाया जाता है, जिसमें कौन प्रेजेंट होता है? स्पर्म उसमें तैरता रहता है, फ्लोट करता है, ठीक है। उसका पीएच 7.2 to 7.7 होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो आउट ऑफ द बॉडी जाता है। नॉर्मली 2.5 से 4 ml सीमेन जो है वो एक बार में इजेकुलेट हो जाता है आउट ऑफ द बॉडी। इतने में 400 मिलियन स्पर्म जो है आउट ऑफ द मेल बॉडी इजेकुलेट होते हैं, बाहर प्रोपेल होते हैं। एंड इनमें सिक्रेशन जो है वो एपिडिडाइमिस में जो भी सिक्रेशन होता है वो ऐड होता जाता है, जो कि जैसे फ्रुक्टोज है वो नॉरिशिंग करेगा,
कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, और एक्टिवेशन कौन करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इस तरह के इनके सिक्रेशन होते हैं। नेक्स्ट होता है एक्स्ट्रा जेनाइटल। एक्सटर्नल जेनाइटालिया में मेल की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो होता है पेनिस और स्क्रोटम। ठीक है, पेनिस जो है वो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो काम में आएगा, और उसके बाद वो सिलेंड्रिकल होता है, मस्कुलर होता है, उसमें 3 बंडल्स होते हैं रेप्टाइल टिश्यू के। हर जो एक पेयर है उसमें क्या क्या टिश्यूज होंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम इस डायग्राम में। एट द टाइम ऑफ इजेकुलेशन वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, सिलेंड्रिकल हो जाता है एंड लार्ज हो जाता है साइज में। इसका जो टिप होता है, स्वोलन टिप, उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इस तरह का इसका टिप होता है, इसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर की तरफ एक फोर स्किन होती है जो कि इसको कवर करके रखती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इसी फोर स्किन का एक नाम हम लोगों ने, जो टेक्निकल नाम है वो है प्रिप्यूस। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने देखा है क्वेश्चन, फोर स्किन का नाम पूछ लेते हैं, प्रिप्यूस ग्लैंस पेनिस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कोरोना, ये वाला पार्ट इसका कोरोना है, और कॉर्पस स्पोंजियोसम ये वाला जो अंदर वाले जो टिश्यू है वो है, और बाहर वाले जो आउटर साइड वाले हैं वो कॉर्पोरोसा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, बीच में जो है वो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है जिससे कि यूरिन एंड स्पर्म जो है पास आउट होता है। क्लाइटोरल वुडकट, कई जगह कई रिलीजन में क्या होता है कि जो फोर स्किन है इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो फोर स्किन है ये इसको अशुद्ध माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। तो किसी किसी रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन वो एट द एज ऑफ चाइल्ड, मतलब बहुत छोटी एज में ही उसको कर दिया जाता है। जब कोई बेबी जब बर्थ लेता है तो थोड़े टाइम बाद इसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि तब स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो इसलिए पेन वगैरह को कम फील, मतलब फील नहीं होता है। नेक्स्ट है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक लूज पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, पिगमेंटेड स्किन का होता है, जो कि पेनिस के बिहाइंड रिसाइड करता है, और ये राइट और लेफ्ट दो पेयर में डिवाइडेड होता है। इसके बीच में जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका डार्ट्रस, में मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, वो भी देखेंगे अभी डायग्राम में। तो फीटस की जो टेस्टिस होती है वो, फीटस में जब वॉम्ब में जो बेबी है और अगर वो मेल है तो उसमें क्या होता है कि स्क्रोटम जो है वो एक शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर बैंड जिसको बोलते हैं गुबरनिकुलम। ठीक है, तो गुबरनिकुलम से वो नीचे की तरफ उसको आउट ऑफ द बॉडी लाया जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि मदर के वॉम्ब में ही परफॉर्म हो जाता है। अगर फीटस का जो लिगामेंट है वो अगर काउडल एपिडिडाइमिस से जुड़ा हुआ है, या टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाया है, वो बॉडी में ही अगर रह गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ के टाइम पे या तो उसको अंदर सस्पेंड किया जाता है स्क्रोटम के अंदर, और अगर वो नहीं होता है तो फिर अगर फेल हो जाता है स्क्रोटम में आने से, तो उसकी वजह से उस मेल को स्टेरिलिटी हो सकती है, यानी कि वो इनफर्टाइल होगा और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। क्योंकि जो टेस्टिस होती है उसमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है उनको चाहिए होता है लो टेम्परेचर, और जो मेल्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इस वजह से जो है आउट ऑफ द बॉडी नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि टेस्टिस को आउट ऑफ द बॉडी रखा जाए, ताकि जो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है मेल का वो हाई होने के कारण स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, आउट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर लो होता है, तो इस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन होने में उनको हेल्प मिलती है। ठीक है, स्पर्म के लिए जो स्पर्म होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, हाई टेम्परेचर पे वो किल हो जाते हैं। इसलिए अगर टेस्टिस जो है वो आउट ऑफ द बॉडी किसी किसी मेल में अगर नहीं आ पाई है तो फिर ये खतरा रहता है उनको कि वो इनफर्टाइल वो पर्सन रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रीमास्टर और डार्टोस मसल, जो कि स्क्रोटम की मसल्स होती हैं। ये भी टेस्टिस को एक तरह से, इस तरह की मसल्स लाइनिंग होती है जो कि उसको धीरे धीरे जो है आउट ऑफ द बॉडी नीचे स्क्रोटम की तरफ पुश करती है। और टेम्परेचर जो है वो टेस्टिस का 2 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होना चाहिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो इजिली हो सके। नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है, सबसे पहले फोर स्किन जो होती है, ये आउटर स्किन, ये स्किन की कवरिंग होती है। और उसके बाद जो है डार्टोल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये वाली। देन एक्सटर्नल स्पर्मेटिका फेसिका होती है, फिर क्रेमास्टर मसल्स होती हैं। देन इंटरनल स्पर्मेटिका फेसिका होती है, ट्यूनिका वेजिनलिस होती है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये टिश्यूज है, ये लेयर है स्किन की, स्क्रोटम। उसके बाद टेस्टिकल्स की बात करेंगे तो टेस्टिकल आर्टरी होगी, उसमें वेन भी होगी ताकि ब्लड का फ्लो हो सके। ऐसे डिफरेंस जो कि यहाँ इससे एपिडिडाइमिस से अटैच रहता है, जो कि स्पर्म को ले जाने का काम करता है। एपिडिडाइमिस जो कि स्पर्म को स्टोर करता है, और ये है टेस्टिस। तो ये इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर रहता है जो कि स्क्रोटम और टेस्टिस है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्पर्म के डायग्राम की। तो देखो स्पर्म का जो डायग्राम है उसमें क्या क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले तीन पार्ट्स होते हैं इसके। किसी किसी जगह पर ये चार भी लिख देते हैं, जैसे हेड, मिड और टेल। लेकिन कहीं कहीं पे एंड पीस, ऐसे बिल्कुल ये जो तीखा सा है नुकीला, इसको एंड पीस भी लिख दिया गया है। हेड में जो है वो एक्रोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है। और जो मिड पार्ट है, नेक पार्ट, उसमें सेंट्रियोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको एक्टिव करने के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करेगा। टर्मिनल डिस्क यहाँ पर होती है, एक्सिट फिलामेंट है ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। अब जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो हर तरह से सेम नहीं होता। लाइक ऐसे देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, अगर ऐसे किया जैसे हैंड का स्ट्रक्चर है तो वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू। तो इस तरह से ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो मेन हमारे पार्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की चीज, जो कि है अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन के स्पर्म का अरेंजमेंट किस तरह से होगा, उस अरेंजमेंट में कौन सा क्रॉस पैटर्न होता है, 9+2। ठीक है, 9+2 हमने फ्लैजिला में भी पढ़ा था। सेम वही पैटर्न जो है स्पर्म में भी होता है, स्पर्म के फ्लैजिला में होता है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच में जो है ये दो, यानी कि 9+2 डायमंड। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस होता है। इसमें ये डाइनिन आर्म्स होती हैं जो कि उसको मूव करने में मदद करती है। सेंट्रल सिंगलेट, सेंटर में दो सिंगल हैं। 9 डबलेट, आसपास जो है वो डबल है, तो 9 डबलेट एंड 2 सिंगलेट का के नाम से ये जाना जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो डाइनिन की आर्म है वो क्या करती है, वो इसको मूव करने में मदद करेगी, जैसे कि ये वाला प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट्स होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज जो कि नंबर में 2 है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट 2 है। पेयर का मतलब ही 2 है। ठीक है, यूट्रस एक ही होता है, वेजाइना एक ही है, एक्सटर्नल जेनिटलिया वल्वा एक ही है। पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स नंबर में 2 है, मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो कि हमने देखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओवरी में, ओवरी के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है फीमेल में कौन होता है, ओवरी, और मेल में कौन होता है, टेस्टिस। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, एग या ओवम प्रोडक्शन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। इसका स्ट्रक्चर सॉलिड ओवल एलमंड यानी कि बादाम के शेप का होता है। एंड इसका लेंथ होता है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 1 सेंटीमीटर। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसकी लोकेशन जो होती है वो किडनीज के पास में होती है, लोअर एब्डोमिनल में, एब्डोमेन में होती है, और ये अटैच रहता है यूट्रस से एब्डोमिनल वॉल के लिगामेंट से। वो भी हम लोग बात करेंगे, लिगामेंट्स यहाँ पर आएगा। ये जो फिलिपिन ट्यूब भी इस
एग को। और इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम का मतलब है, ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस है। एम्प्यूला पे क्वेश्चन आता है, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है वो कहाँ पर होगा, एम्प्यूला में होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको याद रख लेना, एम्प्यूला में होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप क्या है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एक ही चीज है, तो यस, दोनों का एक ही, दोनों नाम है एक ही चीज के। और ओवरी का जो लिगामेंट है वो ओवरी को अटैच करके रखता है। ठीक है, 5 हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी ओवरी, जो कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की स्पेलिंग देखो दोनों तरह से ओ भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट होता है प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनिबिन। ठीक है, तो एक्टिविन यानी कि स्पर्म को एक्टिव करेगा, और इनिबिन जो है वो अदर, ये देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को स्ट्रक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है, लिगामेंट, ये रहा ब्रॉड लिगामेंट। ये जो वाला पार्ट है ये पूरा लिगामेंट है जो कि इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक, यहाँ से जैसे ओवम रिलीज होगा ये इसको कैच कर लेती है और ऊपर की तरफ भेज देती है। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट में मेसो, मेसो सेल्फिनिक्स एंड मेसोमेट्रियम, ये याद मत रखना, सिर्फ ये याद रखना लिगामेंट, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा आपके कोर्स में भी नहीं है। ये लिगामेंट यहाँ से होल्ड करेगा, यहाँ से दोनों तरफ से ये होल्ड रखता है। फंडस इसको बोलते हैं, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर फंडस है। ठीक है, जहाँ पर फिटस जो है वो ग्रो होगा इधर की तरफ, तो इधर आएगा। और ये जो फंडस इसकी बॉल ब्रेक होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है, ये एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो इसमें से कौन सी बॉल ब्रेक होगी, एंडोमेट्रियम वाली। इनमें ब्लड वेसल्स होती है और इसी वजह से मेंसेस में ब्लीडिंग दिखती है। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसको सर्विक्स बोलते हैं, जो कि वेजाइना का ऊपर वाला पार्ट है जो सर्विक्स है। ठीक है, नेक्स्ट ये ओवरी का मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला मीन्स मिडल, एंड ओवरी का कॉर्टेक्स यानी आउटर वाला। अब यहाँ पर जो है वो ओवम प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से ओवम रिलीज होगा, इनफेडिबुलर से एम्पला, एम्पला से स्थिमस, यहाँ से फिर वो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएगा अगर फ्यूजन नहीं होता है मेल एंड फीमेल गैमेट में। तो पर मंथ जो है एक ओवम जो है वो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाता है। वेजाइना जो है ये आउट, ये वाली ओपनिंग होती है, आउटर मोस्ट ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग बात करेंगे कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है और ये सेंट्रल पार्ट मेडुला और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स में डिवाइड होते हैं। कौन, ओवरी की बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो जेमिनल एपिथेलियम से घिरा हुआ रहता है, कवर्ड रहता है, बहुत कॉम्पैक्ट है, ग्रैन्युलर है। और इसमें ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, ये सारे के सारे इमेच्योर ओवा होते हैं। और जब, ठीक है, फिर उसके बाद ये जब मैच्योर हो जाते हैं, फ्यूजन होता है, तो उसके टाइम पे ये यॉक सेक का भी निर्माण करेगा, जो कि हम आगे पूरे इस प्रोसेस में देखेंगे। देखिए यॉक सेक अगर फिश में देखेंगे तो देखो कैसा दिख रहा है, इस तरह का होता है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी इस तरह का होता है, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मिलेगा, और बर्ड्स में सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट जो मैमल्स है, मैमल्स में ये इतना ही होता है, ये क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो बर्ड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन mammals are the organism which give birth to the, या वो बेबी को डायरेक्ट बर्थ देते हैं, इसलिए उनको अ, बोल सकते हैं कि मदर की वॉम्ब में ही न्यूट्रिशन मिल जाता है। और यॉक जो है वो न्यूट्रिशन का काम करता है। तो बर्ड्स में क्या होता है, बर्ड्स में तो आउट ऑफ द बॉडी एग में से फिर न्यू बॉर्न जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको मेच्योर, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए यॉक ज्यादा प्रेजेंट होता है और मैमल्स में कम होगा। ठीक है, क्योंकि नॉरिशमेंट मदर की वॉम्ब में मिल रहा है। मेडुला स्ट्रोमा होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स। सेल जो है वो गोनेडल रिज की तरफ जाएंगे और माइटोसिस होगा उनमें, तो ओगोनिया बनेगा, ओगोनिया लार्ज साइज का बने, ग्रो हो जाएगा साइज में। एंड देन वो उसके आसपास एक लेयर आ जाएगी जिसको बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, और जो कि छोटे छोटे जो रूडिमेंट्री रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, उनको हम बोलेंगे ओवेरियन फॉलिकल्स।
मेच्योर होने के बाद वो ऐसे बन जाएंगे, उनको बोलते हैं हमने ooglonium। अब हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ oogenesis की। तो oogenesis जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ होने से पहले ही फीमेल की बॉडी में, यानी अभी मदर के वॉम्ब में ही कोई फीमेल बेबी है तो उसमें ही स्टार्ट हो जाता है। और ठीक है, तो अराउंड 3 मंथ या 12 वीक में जो ओवरी है वो फुल्ली फॉर्म हो जाता है। यानी 3 मंथ का अगर कोई बेबी है वॉम्ब में तो पूरा मेच्योर हो जाएगा। उसमें 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल तब प्रेजेंट होते हैं जब वो मदर के वॉम्ब होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये टीएस ऑफ ओवरी हो जाएगा हमारा। मेच्योर फीमेल गेमेटोजेनेसिस, गामेटोजेनेसिस, देन ओव्यूलेशन, ये ग्रेविंग। तो ये काफी बड़ा चैप्टर है बच्चों, टॉपिक भी काफी बड़ा है। ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग आज कितना कवर अप कर पाएंगे इसको, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हमें कंटिन्यू करना है। चलो ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे oogenesis। ठीक है, तो oogenesis का प्रोसेस हमने देख लिया था, डायग्राम में अब और अच्छे से देख लो। ये वाला पार्ट है, लिगामेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। प्राइमरी फॉलिकल जो है उनके आसपास जो ये लेयर कवरिंग जैसा हमने देखा था थिकल सेल्स की बन गई, और एक थोड़े टाइम बाद और ग्रो होता है तो एंट्रम यानी कैविटी बन जाती है। ये जो कैविटी है इसमें फॉलिक्यूलर फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, ये मैच्योर ओवम को ये साथ पूरी की पूरी कवरिंग जो है वो कवर करके रखती है। अब इसमें फ्लूइड भर गया, ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन गया। ठीक है, ये मैच्योर फॉलिकल जो है ये फिर बर्स्ट हो जाएगा और ये एग रिलीज हो जाएगा। जब एग रिलीज होगा तो उसमें जो एक कवरिंग वो रहेगी उसको बोलेंगे जोना पेलोसिडा। अब ये तो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो गया, ठीक है, ओवरी से बाहर आ गया। लेकिन ये जो कैविटी बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये बैग खाली हो गया। अब इस बैग को हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। थोड़े टाइम बाद इसमें जो ब्लड होता है वो फिलअप हो जाता है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब थोड़े टाइम तक ये ब्लड रहेगा तब तक वो कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्म में रहेगा। जैसे ही धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, अभी तो ये येलो कलर का रहेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे व्हाइट कलर का हो जाता है, उसको हमने बोल दिया कॉर्पस एल्बिकम। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी की पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है, एक एक एग पर मंथ फीमेल बॉडी से रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी टीएस की। तो अगर हमने टीएस, वही वो चीज जो मैंने आपको बताई वही है। ठीक है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनता है, उसमें अ, ये जो oogoनियम बना, इससे माइटोसिस हुआ, oogoनियम बना। ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से oogoनियम रिलीज हुआ, ये oogoनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, यानी ये अभी भी 2n है, डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस के टाइम पे सेकेंडरी oocyte बना, तो क्वेश्चन आता है कि मियोसिस कब स्टार्ट होता है, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी तक माइटोसिस रहेगा। ठीक है, माइटोसिस। अब हम बात करेंगे कि जब मियोसिस हुआ तो दो फॉर्म हुए, एक तो सेकेंडरी oocyte और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर सेकेंडरी oocyte जो है इसमें डिवीजन होगा मियोसिस सेकेंड वाला। ठीक है, मियोसिस अगेन हुआ और इसमें कौन सा क्या बन गया, अब ये बन गया मेच्योर, ये बन गया अपना ओवम यानी एग, और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर है, फिर ये जो पोलर बॉडी है ये भी दो में डिवाइड हो जाती है, और ये पोलर बॉडी है तो पोलर बॉडी में ही डिवाइड होगी। तो इस तरह से लास्ट में हमें 3 पोलर बॉडीज मिल जाती हैं प्लस 1 ओवम। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो 4 कंप्लीट अपने को स्पर्म मिलते हैं, लेकिन जब oogenesis होगा तो उस टाइम पे एक ही ओवम बनेगा और 3 बनेंगी पोलर बॉडीज जो कि किसी काम की नहीं होती, वो डिसइंटीग्रेट बाद में हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो कॉर्पस ल्यूटेम और कॉर्पस एल्पिकम में क्या डिफरेंस है। ओवरन फॉलिकल बनाता है कॉर्पस ल्यूटेम को, टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, और ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो डीजनरेट हो जाएगा और येलो कलर का टिश्यू होता है। कॉर्पस एल्बिकैन जो है जब कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट या डीके हो जाता है तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर का टिश्यू होता है। तो ये मैंने आप लोगों को ऊपर बता ही दिया था, दो का डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये ओवरी की जो लेयर है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, इस तरह की लेयर होती है। यहीं से क्या होता है, ग्रुप ऑफ ओगोनिया अराइज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी राउंड स्ट्रक्चर बना है, एक राउंड मास बनता है, यानी कि बहुत सारे इसमें इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। इसको बोलते हैं एग नेस्ट। जैसे नेस्ट में अंडे रहते हैं बर्ड्स की, वैसे। देन फिर प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, और वो फॉलिकल फिर डिप्लॉयड होता है, बड़ा होता है, सिंगल फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है, वो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल oocyte बनाएगा, और ये मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज में ही, प्रोफेज वन में ही अरेस्ट हो जाता है बॉडी। ठीक है, अरेस्ट मतलब फर्दर जो है उसका मियोसिस नहीं होगा। आउट ऑफ 2 मिलियन प्राइमोर्डियल सेल जो हमने देखा था फॉलिकल, वो मदर के बॉम्ब में होते हैं, फीटस में। जैसे उसका बर्थ होता है सिर्फ 60,000 रह जाते हैं। ठीक है, 60 से लेके 80,000 तक ही रहते हैं, जब प्यूबर्टी तक वो पहुंचती है तब तक। उसके बाद जो है ये जो इतना लार्ज डिस्ट्रक्शन जो होता है, इसको हम बोलते हैं एट्रेसिया। प्राइमोडियम जो फॉलिकल होता है वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब फर्स्ट मेंसेस उसको आएंगी गर्ल को, तब, यानी प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो, उनमें उस टाइम पे क्या होता है, एक ही प्राइमोडियल फॉलिकल ग्रो करेगा और वो ग्राफिन फॉलिकल बनाएगा। ठीक है, और हाँ ये याद रखना कि एक मंथ में, फर्स्ट मंथ में अगर इस वाली ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है तो सेकेंड मंथ में दूसरी ओवरी, ऐसे ऑल्टरनेट लाइक वाइज वो दोनों एक एक बार जो है नंबर नंबर से ओवम रिलीज करते हैं। मीनार्चिफिकेशन आ जाते हैं। मीनार्च का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अबाउट 13 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, किसी किसी का आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये बुक्स में ये दिया है तो हमें ये ठीक करना है। मेनोपॉज जो है वो स्टॉपिंग होती है साइकिल की, जो कि 45 से लेकर 55 ईयर्स के बीच में होती है। रिप्रोडक्टिव एज जो होती है फीमेल की, वो मीनार्च से लेके मेनोपॉज के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं, जो कि अप्रोक्स 32 ईयर्स की होती है। फीमेल जो है मैक्सिमम 416 एग एक पूरी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करती है। और एक चीज याद रखना, सेंट्रोसोम नहीं होता है फीमेल के ओवम में। टाइम ऑफ गेस्टेशन पीरियड जो है वो 9 मंथ 7 डेज। अगर ये पूरा दिया है, किसी को टिक करना, ओनली 9 मंथ टिक करके मत आना। ओवेरियन हिस्टोलॉजी देखेंगे अपन, यानी कि उसकी टिश्यू मेच्योर जो फीमेल होती है उसमें ओवरी का टिश्यू कैसा होता है। तो देखो उसमें डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट की चलती रहती है उस साइड की। इनको अपन ओवरी की साइकिल भी बोल सकते हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल इसको बोलते हैं। और इसमें प्राइमोडियल फॉलिकल जो है प्राइमरी सेकेंडरी ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है। मल्टी लेयर की होती है ये, थिका मैंने जो बताया था, आउटर लेयर थिका होती है। और उसके बाद वो, जैसे ही थिका का फॉर्मेशन होगा, वो सेकेंडरी साइड में बदल जाएगी। फिर उसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स वगैरह, oocyte की जो ग्रोथ होती है, और ग्रैन्युलोसा सेल जो है वो नंबर में इंक्रीज धीरे धीरे होना शुरू हो जाए, और वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है हॉर्मोन्स का सिक्रेशन पहले होता है प्रोजेस्टेरोन का, टू मेंटेन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर प्रेगनेंसी कॉज होती तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो, उसका कंटिन्यू सिक्रेशन होगा टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल जो होते हैं वो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं वो ओवरी के धीरे धीरे सरफेस पे आने लगते हैं, और उसके बाद एक वो ब्लिस्टर अपीयरेंस देता है। ब्लिस्टर मतलब एक ऐसा, क्या बोल सकते हैं, स्वेलोन जैसे। एक हम लोगों की किसी के फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। इन इस तरह से गोल राउंड स्ट्रक्चर देगा। इसमें से क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं।
फॉलिकल जो है वो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटेम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट हो जाता है और एक स्कार के फॉर्म में व्हाइट बॉडी जिसको कॉर्पस है। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गन देखेंगे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वीडियो है, वीडियो लेक्चर में नहीं बता रही हूँ काफी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेट्स का जो फॉर्मेशन है वो दो तरह के टाइप के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवम। दोनों ही प्राइमोर्डियम जर्म सेल से ही स्टार्ट होती है उनका फॉर्मेशन। ठीक है, तो दोनों गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस का देख लेते हैं हम क्या है प्रोसेस। देखो, जो प्राइमोर्डियल सेल होती है, स्पर्म में भी ऐसे 2n होती है, इन इसमें यहाँ तक तो माइटोसिस होगा, इसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। ठीक है, यानी ये बन गया स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया तक डिप्लॉयड है। अभी एक स्पर्मेटोगोनिया किसमें बनेगा, ग्रोथ फेज में आ जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, जो कि अगेन क्या है, डिप्लॉयड। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है। फीमेल में क्या देख रहे थे हम, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस हो रहा था, लेकिन इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही मियोसिस होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। ठीक है, स्पर्मेटिड बना, एंड देन जब स्पर्मेटिड में ये इस तरह से टेल लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे इसको स्पर्मेटोजोआ। ये होती है इसकी मैचुरेशन फेज। इस पूरे थ्रू आउट इसमें ये मियोसिस फेज में रहता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, 23 रह जाएंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस से जब स्पर्मेटोजोआ बनता है स्पर्मेटिड्स के थ्रू, तो क्या चेंजेस आते हैं, एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियर सरफेस जो उसमें एंजाइम्स आ जाएंगे, वो एंजाइम जो कि एग को पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा, बीच में आ जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा नेक का, मिडल पीस का, और टेल बन जाएगी, और फिर साइटोप्लाज्म जो होता है वो शेड हो जाता है। स्पर्मेटिड से क्या बना रहे हैं हम, स्पर्म। तो ये आगे का जो ये सारा साइटोप्लाज्म शेड हो जाएगा, न्यूक्लियस वगैरह सब बचेगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो। स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोजेनेसिस का ड्यूरेशन क्या होता है, कंप्लीट पूरा प्रोसेस लेने में 64 डेज बनते हैं। ठीक है, लगते हैं। फुल्ली फॉर्म स्पर्मेटोजोआ जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबल में जाएगा, एपिडिडाइमिस में जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे सेमिनिफेरस ट्यूबल में। उसके बाद वो हार्मोन का रेगुलेशन भी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होगा। कौन सा हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कहाँ से आएगा, सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसने सिक्रेट करा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन लेडिक सेल के रिसेप्टर पे बाइंड होगा, वो लेडिक सेल जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कर रहे थे। ठीक है, क्यों बाइंड हो रहा है, ताकि उसको सिग्नल दे कि भाई तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल पे जाके बाइंड होगा, सर्टोली सेल जो कि नॉरिशमेंट दे रहे थे, वहां पे क्या होगा, एफएसएच वहां से सिक्रेट होगा। सर्टोली सेल, देखो क्वेश्चन आता है, सर्टोली सेल क्या सिक्रेट करते हैं, एफएसएच। एलएच कौन सिक्रेट कर रहा था, पिट्यूटरी। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट कर रहा था, लेडिक सेल। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो ये एफएसएच है ये किसके लिए जरूरी है, क्योंकि इसको जो फ्लूइड हम लोग बना रहे बनते हुए देख रहे थे उसमें उसका प्रोडक्शन करें। वो जो फ्लूइड है वो एंड्रोजन रिसेप्टर का जो प्रोटीन है उस पे जाके वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है? इस तरह से एंड्रोजन के जो रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे oogenesis। oogenesis हमने देख ही लिया था। ओवुलेशन की बात करेंगे तो ओवुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी कि ओवम का जो बनने का प्रोसेस है उसको बोलेंगे। ये बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। oogenesis का मतलब है कि प्रोडक्शन होगा प्राइमरी oocyte का बर्थ के बिफोर। प्राइमरी oocyte जो है वो
सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा, ये मिस्टेक से हुई है। सेकेंडरी oocyte आएगा एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अगर ये लाइक जैसे जो फर्स्ट पोलर बॉडीज होती है ये ग्रोथ नहीं करती, क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, नाउ स्टेप्स प्रीनेटल, एंट्रल एंड प्री ओव्यूलेटरी स्टेज। प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, जो कि बर्थ से पहले, नेटल मतलब बर्थ, बर्थ से पहले जो अरेस्ट हो गया था मियोसिस फर्स्ट प्रोफेस वन में वो, ठीक है, उसके बाद ग्रेन्युलोसा सेल में प्रोलिफरेट यानी कि बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी उसकी, और वो ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करना शुरू करेगा। ये बात की बातें हैं, पहले तो वो अरेस्ट हो गया है, इसके बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तब की ये बातें, तब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी पूरी फेज। ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करेगा जो कि जोना पेलुसिडा बनाएगा प्राइमरी oocyte के अराउंड। फिर उसमें बीच में एंट्रम ऐसे कैविटी आ जाएगी जो कि एंट्रल स्टेज की बात करें, रूट बनाया आ जाएगा उसमें, और फिर वो एंट्रम का फॉर्मेशन करेगा एंड इसी को हमने नाम दिया है सेकेंडरी फॉलिकल। ये एंट्रम था, देखा था हमने, ये ओवम। ठीक है, इसके बाद हर मंथ ये जो साइकिल है इसमें सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है और एफएसएच सिक्रेट करेगा, एलएच का सिक्रेशन भी हर मंथ, ये चीजें होती रहेंगी। प्री ओव्यूलेटरी स्टेज आती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज, यानी कि बोल सकते हैं कि एलएच सर्ज से ये स्टेज इंड्यूस हो जाती है। जैसे ही एलएच जो है सिक्रेट हुआ, म्योसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब दो हैप्लोइड सेल जो है वो अनइक्वल साइज के रहेंगे। ये तो पोलर बॉडी था, ये था अपना सेकेंडरी सेल। अब इसमें एक डॉटर सेल जो उसमें साइटोप्लाज्म रहेगा भरा हुआ अच्छा खासा, और दूसरे में नहीं रहेगा, नहीं, जिसमें कम है वो पोलर बॉडी और जिसमें है वो सेकेंडरी सेल। तो पोलर बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगी ओवम फॉर्मेशन में, सेकेंडरी oocyte जो है वो अब क्या करेगा, दो डॉटर सेल और बनेंगे, इनको ये यहाँ पर आकर ये मियोसिस सेकेंड होगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, वो अगेन अरेस्ट हो जाएगी मेटाफेज स्टेज। अगर फर्टिलाइजेशन होता है ओवम से स्पर्म का, तो फिर मियोसिस सेकेंड जो है वो आगे जो है कंटिन्यू होगी, जाइगोट जब बनेगा तब। लेकिन अगर नहीं होता है फ्यूजन तो वो यहीं पे अरेस्ट रहेगा और इसी स्टेज में वो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ द बॉडी कौन से स्टेज में ओवम रिलीज होता है, आप टिक करेंगे मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आता है, ये सारा हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अब ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ग्रेफिन फॉलिकल जो होता है वो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है। इसमें जोना पेलुसिडा जो है, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर से के थ्रू अपने को ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, एक बार बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो एक नॉन सेलुलर लेयर जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और ये बनता कैसे है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो होती है oocyte की, वो एक जोना पेलुसिडा को अंदर वाली लेयर वाइटलाइन मेम्ब्रेन ये कुछ सिक्रेट करती है और वो एक लेयर बना लेती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। आउटर मोस्ट होती है, इसको थिका एक्सटर्ना कहते हैं, और इसके अंदर वाली जो प्रोसेस लेयर है इसको थिका इंटरना कहते हैं। इसमें जो है वो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी यही लेयर्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलिकुलर सेल जो है वो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का फॉर्मेशन करेंगे, और ये कोरोना रेडिएटा सेल का फॉर्मेशन देखो, जैसे कि अपन इसमें देख सकते हैं, ये वाला जो है, इसमें देख लेते हैं डायग्राम में, इजीली आपको समझ में आएगा। आउटर लेयर थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना इनर वाली है, देन बेसमेंट लेयर आ जाती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा फॉलिकुलर सेल्स
से बनती है। फिर क्यूमस ओफेरस, ये वाली लेयर इसके अंदर वाली। और ये जो कैविटी नजर आ रही है इसको फॉलिकुलर एंट्रम, फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं। देन ये कोरोना रेडिएटा है जो कि ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाते हैं, ग्रैन्युलर कोरोना रेडिएटा। ये न्यूक्लियस होता है या इसको बोल सकते हैं जर्मिनल वेसिकल। सेकेंडरी oocyte इसके अंदर होता है, और ये आउटर लेयर है इसकी ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा के अंदर वाली ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं अपन वाइटलाइन मेम्ब्रेन, जो इसका सिक्रेशन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये देख लिया हम, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। एक पेयर होती है मस्कुलर डक्ट की जो कि दो होती है नंबर में, हॉरिजॉन्टली होती है यानी इस तरह से ही रहती है, पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर होगी। और ये ओवरी के पास में रहती है इसका प्रॉक्सिमल पार्ट, और डिस्टल पार्ट जो है वो यूट्रस में ओपन हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अभी डायग्राम में, हर ट्यूब में 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, और ये सीडेटेड एपिथेलियम से बनी हुई रहती है कि ओवम मूवमेंट नहीं कर सकता, इमोटाइल होता है। तो इस वजह से उसको मूवमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, जो सीलेटेड जो एपिथेलियम लेयर है उसमें से सीलिया रहते हैं, तो ये सीलिया जो है उसको इस तरह से मूव करते रहते हैं ताकि इनके बीच में से फिर वो एक से दूसरे की तरफ ऐसे मुड़ता हुआ और ऊपर की तरफ चला जाता है। मतलब ऊपर की तरफ नहीं बोल सकते, आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तीन तरह की कैटेगरी रीजंस इसके होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus। इनफंडिबुलम जो है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी ओपनिंग पोस्टियम कहते हैं हम। फिम्बरी लाइक, फिंगर लाइक की जो होती है फिम्बरी बोलते हैं, यहाँ इनफंडिबुलम होता है। और ये जो सीलिया होते हैं फिम्बरी में, ये मूवमेंट करते हैं एग को जाने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। एम्पुला मिडिल पार्ट होता है, लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस्थमस कॉर्निया भी इसको बोलते हैं, डिस्टल होता है, नैरो पार्ट होता है, और ये यूट्रस में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया यूट्रस। किसे बोलते हैं, यूट्रस को हम एक नाम से जानते हैं, वॉर्म। ठीक है, होलो होता है, मस्कुलर होता है, पियर शेप का होता है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ऊपर की आगे की तरफ जो है वो प्रेजेंट रहता है। लंबाई में 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट, तीन रीजन होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस जो है ऊपर का जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर अपन फंडस। यहाँ पे इम्प्लांट होता है कौन, फिटस, ग्रो करेगा। एंड बॉडी जो है वो ब्रॉड पार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी, और उसके बाद वाला पार्ट आता है सर्विक्स स्ट्रक्चर। सर्विक्स जो है इसका 2.5 ऐसे लेंथ में होती है, और ये किसकी तरफ बढ़ती है, इसका आगे का पार्ट कहलाया जाता है वेजाइना। ठीक, इंटरनली जो यूट्रस की जो वॉल है वो तीन लेयर्स में विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। आउटर मोस्ट को पेरीमेट्रियम, मिडल वाले को मायोमेट्रियम, एंड इनर वाली को एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है ड्यूरिंग लेबर, जो लेबर पेन जो पार्चुरेशन है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बेबी का बर्थ होने लगता है तब इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है ताकि बेबी जो है वो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाए। इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम, इसको म्यूकोजल लेयर भी कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की होती है ये। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, इस वजह से ब्लीडिंग इनके ब्रेक डाउन से ही शुरू होती है। जैसे ये ब्लड वेसल्स है ये क्यों बनती है, ताकि ये जो डेवलपमेंट फीटस है उसको नॉरिशमेंट दे सके। इसकी भी दो ओपनिंग्स होती हैं, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल वाली जो होती है वो होती है बॉडी की तरफ, और दूसरी ओपनिंग होती है वेजाइना जो कि आउट ऑफ द बॉडी होती है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है पूरा। वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीमेल पॉपुलेटरी ऑर्गन भी इसको बोला जाता है। एंड मेल पॉपुलेटरी क्या था, पेनिस, और फीमेल का है वेजाइना। क्वेश्चन आज तो टिक कर देना। नेक्स्ट है 7 to 9 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, ये सर्विक्स और वेस्टिब्यूल के बीच का पार्ट है।
और इनर म्यूकोजल लाइनिंग वेजाइनल वॉल कहलाती है, मिडल मस्कुलर लेयर होती है, आउटर एडेंटिशन। इसमें स्ट्रेटिफाइड नॉन केटनाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलियम सेल्स, जो कि ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। इनमें कोई ग्लैंड ऐसा नहीं है जो कि सर्विक्स में सॉरी, कोई ऐसा ग्लैंड तो नहीं होता, लेकिन जो सर्विक्स है वो खुद ही म्यूकस सीक्रेट करता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन वेजाइना में। और जो वेजाइना की ओपनिंग है उसको, वेस्टिब्यूल से जो ओपनिंग होती है आउट ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है। उसके बाद ये जो ओपनिंग है ये पार्शियली एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर अप रहती है जिसको बोलते हैं हाइमन लेयर। और जो वेजाइना है उसके थ्रू ही मिस्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, पीरियड्स आते हैं गर्ल्स में, और बर्थ केनाल भी इसको बोलते हैं। बर्थ का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वुल्वा बोलते हैं, जो कि कवर अप करके रखता है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आउट ऑफ द बॉडी, और उसको पिडेंडम भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट है, वेस्टिब्यूल, लेब्रिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। वेस्टिब्यूल जो है वो डिप्रेशन होता है जिसमें वल्वा जो है या वेजाइनल ओपनिंग जो है वो कवर अप होकर रहती है, वेजाइनल ओपनिंग। एंड लेबिया माइनोरा जो है वो एक पेयर होता है थिन फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि कवर करते हैं, कवर अप रहता है लेबिया मेजोरस। और उसके बाद जो है वो क्लाइटोरिस उसमें प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस एक स्मॉल कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, एंड ये लेबिया माइनोरा के एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है, ऊपर के एंड पे प्रेजेंट है। इरेक्टाइल टिश्यू का एक पेयर यानी दो होते हैं, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड ये जो है इस पे क्वेश्चन आते हैं कि पेनिस का होमोलोगस क्या है फीमेल में ऑर्गन, तो आप टिक करोगे क्लाइटोरिस। इट इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूस्ड पेनिस। ठीक है। लेबिया माइनोरा जो मेजोरा जो फ्लैशी फोल्ड स्किन का बना होता है जो कि बाउंड्री क्रिएट करता है वल्वा की, ये स्क्रोटम के इक्वल माना जाता है। देन ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, और यूरेथ्रल और वेजाइनल ओपनिंग को भी ये एनक्लोज करता है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये एक फ्लैशी एलिवेशन होता है। मॉन्स प्यूबिस एलिवेटेड पार्ट होता है लेबिया मेजर। मॉन्स प्यूबिस और जो लेबिया मेजोरा है उनके आउटर पार्ट में जो है वो प्यूबिक हेयर्स का प्रोडक्शन होता है। एक्सेसरी ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड भी हम पढ़ेंगे, एक ही चीज है ये। तो एक पेयर होता है ये होमोलोगस, बाद में होता है काउपस ग्लैंड जो मेल में होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है ये। तो ये वेस्टिबुल में ओपन होता है और ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड का प्रोडक्शन करे। इसका डायग्राम है हाइमन वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। एलिवेटेड पार्ट है अपर वाला, मॉन्स प्यूबिस कहलाएगा। सुपीरियर में लेबियल कमीजर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है। एंड पोस्टीरियर लेबियल कमीजर, ये क्लाइटोरिस सबसे ऊपर प्रोड्यूस होता है। ग्लैंस पेनिस की तरह ही एक छोटा फोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रेन्यूलम, यूरेथ्रल ओरिफिस, हाइमन लेयर एंड वेजाइनल ओरिफिस फाइनल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो एक पेयर होते हैं, यानी कि टू इन नंबर्स इन राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। सब क्यूटिनियस टिश्यूज होता है, एंटीरियर थोरेक्स की जो एंटीरियर पार्ट उसमें होता है, और सेकेंड टू सिक्स्थ रिब्स तक ये फैला हुआ होता है। स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन इसको माना जाता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट होती है, फैटी कनेक्टिव टिश्यू का ये बना हुआ होता है। एडिपोज टिश्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले लंग्स, लंग्स यहाँ पर है। ठीक है, इसके आउटर साइड में ये होता है, ये रिब्स सेकंड से लेकर सिक्स्थ रिब्स तक फैला हुआ है। इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, पेक्टोरैलिस मेजर मसल, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, लेक्टिफेरस
साइनसेस होते हैं, लेक्टिफरस डक्ट्स होती हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन करती है एट द टाइम ऑफ बेबी प्रोडक्शन, जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में लेक्टिफेरस डक्ट्स जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से ये एक्टिवेट होती है एंड देन मिल्क का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ग्लैंड लोब्यूलर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं, लोब्यूल्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन करेंगे और ये मिल्क का सेक्रेशन करेंगे। एक्सेसरी ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क प्रोडक्शन होगा। इसका जो है डेवलपमेंट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसको मेंटेन करके रखते हैं। एलटीएच या प्रोलैक्टिन हम बोलते हैं इसको, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, ये हेल्प करता है लैक्टिफेरस ट्यूबुल्स को बनने में प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ब्रेस्ट जो है वो 15 to 20 रेगुलर शेप मेमोरी लोबल्स में और डिवाइडेड रहती है। एल्वेलर ग्लैंड्स मिल्क सीक्रेट करते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं। ल्यूमेन, जो एल्वेलाई का ल्यूमेन है उसमें ये स्टोर होती हैं ये सारी डक्ट्स। एल्वेलाई ओपन हो जाती है मेम्ब्रेन मेमोरी ट्यूबल्स में। ये ट्यूबल्स जो है ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट बनाती है। मेमोरी डक्ट जो है वो वाइड जो जब वो रहता है तब रेक्टिफेरस डक्ट से जब कनेक्टेड रहता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो ये पूरा का पूरा जो है कवरेज, ये पूरा कवरेज जो है वो जब आउट ऑफ द बॉडी रिलीज होता है तो एक टिप ऑफ द ब्रेस्ट जो है उसको बोला गया है निपल। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का होता है और ये स्किन को पूरा, जो स्किन इसको कवर करके रखती है, डार्क ब्राउन स्किन, उसको बोलते हैं एरियोला। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि पहले लम्स बन जाते हैं अंडर आर्म्स में भी, लम या फिर पेनलेस कुछ एक गिठान बन सकती है। ठीक है, और ये स्वेलिंग हो सकती है, स्किन इरिटेशन हो सकता है, ब्रेस्ट या निपल पेन हो सकता है, ब्रेस्ट निपल रिट्रैक्शन, रेडनेस, गैलीनेस, ये सब उसके वाइट डिस्चार्ज वगैरह उसके सिम्टम्स है। डिटेक्शन मैमोग्राम, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, बायोप्सी, ब्लड टेस्ट। ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, लंपेक्टोमी या फिर मेमोप्लास्टी। मदर का जो मिल्क है उसको अगर रिप्लेस करना हो तो धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है आफ्टर 6 मंथ, सॉलिड फूड उसको जब हम देते हैं उसी को कहते हैं प्रोसेस ऑफ वीनिंग। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है ये सारा का सारा, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में पूछ लेना। एंड तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय लर्निंग।